अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब खैरियत है बेटा? जी अल्लाह का करम। आप बताएं सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। जी बेटा। सर जी बेटा। आपने असाइनमेंट कुछ ज्यादा ही नहीं थी दे दी। एक सेकंड बेटा। जी बेटा। जी जी। बेटा V30621, आप कौन से आप ग्रुप पे नहीं है व्हाट्सएप के? तो उसके अंदर मैंने ईमेल आईडी भेजा था, उस पर करें आप ईमेल। आपको हर 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 क्लास के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ये वाला लिंक ज्वाइन करना है। उसी का आप उसी ईमेल एड्रेस पे आपने भेजना है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, ओके। जी बेटा। जी क्या कह रहे थे अब्दुलरहमान? सर मैं कह रहा था आपने असाइनमेंट कुछ ज्यादा ही नहीं थी दे दी। क्या हुआ? असाइनमेंट जो मिली थी हमें, जी जी। सर वो कुछ क्वेश्चन तो हमसे सोल्व ही नहीं थे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि आपको मुझसे कुछ सवाल जो है ना बिल्कुल ना हल हो। मैं तो ये चाह रहा था, कोई मसला ही नहीं है उसका। मैंने आपको कहा जी है कि पता आपके क्या मार्क्स बात है, कटेंगे अगर आपने असाइनमेंट पूरी है। असाइनमेंट जब सबमिट ना करवाई तो। सर असाइनमेंट है, हम चाहते हैं कि हम खुद करें। हाँ तो और क्या? आप एवी किसी से हेल्प लेंगे तो वो तो हम्म, मजा नहीं ना आएगा फिर। जी गुड हो गया, गुड हो गया। तो आप ना काइंडली, क्योंकि देखिए आपने परपेचुअल और पीरियोडिक जो है ना वो इस तरह समझाया कि वो फर फर याद है हमें। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब जो उससे रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट थी, हाँ बैलेंस शीट हाँ। वाला था, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा सा हमें आप लगा लें कि परपेचुअल और पीरियोडिक जो है ना, जी जी। हमें सिर्फ अभी वो ही आते हैं। नहीं, अच्छा बात ये है कि देखो, आपको मैंने शॉर्ट एक्सरसाइजेस करवाई थी कि नहीं करवाई? जी करवाई है ना? सर, वो आपने 13 करवाई थी। हाँ 13 करवाई थी। अच्छा, उसके उन शॉर्ट असाइनमेंट्स के अंदर ना, शॉर्ट जी जी। क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? सर मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी सुनते जाओ साथ साथ। मैं आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल मैंने देना है और मैं दे के रहूंगा आपको, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है ना? ये तो पहले चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई चीज हम छोड़ेंगे। ठीक हो गया? हम सारी चीजें जी सर। करेंगे, इकट्ठे करेंगे। अच्छा वो मुझे एक मिनट निकालने दें। हाँ, इवेंटी कोर्सेज। अच्छा जी। हमने मैंने एक शीट खोली हुई थी, तो याद है कहाँ पे है वो शीट? आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ जी, होल्ड करें। ऑल कोर्सेज। जी। हम्म, अच्छा जी। तो हम इसमें कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। नहीं। अच्छा जी, इसमें देखते हैं जी। ओके। चैप्टर 5 के क्वेश्चंस ये किए हमने। ठीक हो गया? अच्छा। अब बताओ जी, चैप्टर 5 के क्वेश्चन हमने देखें, ये हमने हल किए। ये आखिरी जो क्वेश्चन है ना, 6 से लेकर 6 के बाद सातवां, आठवां, सातवां, नौवां, दसवां और उसके बाद जो भी सवाल किए हमने, ये तमाम के तमाम जो है उसके हैं सवाल इनकम स्टेटमेंट के। अब बताएं क्या क्या, अब क्या बात हो रही थी? जी बेटा। सर उसमें ना कुछ हाँ, एंट्रीज ऐसी थी जो हमने देखी नहीं थी। आपने नहीं देखी थी, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा जी था कि आप लोग काम करें।
क्योंकि आप लोगों को जब तक टफ टाइम नहीं मिलेगा आप लोग नहीं सीखोगे। जी बेटा, तो सारे बाकी आ गए क्लास में? अभी तो 21 नहीं स्टूडेंट्स हैं। आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आने दें आने दें आने दें। हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के अंदर। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना? जी जी चलें जी। अभी राइट नाउ मैं आपकी असाइनमेंट्स को देख लेता हूँ। ओके जी मेल, आप लोगों की असाइनमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई है? आप अब्दुल रहमान बताओ, क्या नाम है? अब्दुल रहमान है, क्या है आपका नाम? रहमान असलम। रहमान। क्या क्या प्रॉब्लम आई है? अस, कौन कौन से चैप्टर्स में वो कौन कौन से सवालों में प्रॉब्लम आई है, बताएं जरा। जी अब्दुल रहमान, रहमान असलम, बोलो बोलो, जी सवाल सर। कौन 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 से प्रॉब्लम आई है? कौन कौन से क्वेश्चन में से प्रॉब्लम आई है आपको? कौन से प्रॉब्लम में सवाल आए में प्रॉब्लम आई है आपको? बताएं तो सही। जी बेटा रहमान असलम। रहमान किधर गए बेटा? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सर क्या उबैद हाल है बात कर आपका? रहे हैं। जी शुक्र अल्लाह का। सर मुझे हम्म। जी दुआ सर वो बेटा, क्या मैं बात? बोले बोले। सर मैं बात कर लूं। जी जी बोले 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 बेटा। सर आप मेरी अटेंडेंस देख लीजिएगा, मैं ना जरा एक्सरे करवाने आया हूँ लेग का ना, तो मैं बाहर हूँ, मेरे पास नेट भी नहीं है। अच्छा चलो जी ठीक है सर, बेटा। वो मेरा ना मुझे कॉल आ गई थी। मेरी अच्छा अटेंडेंस आप आज देख लें काइंडली। ठीक हो गया बैद, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो रहमान क्या बात कर रहे थे बेटा? जी सर, जी वो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कौन से नहीं थे मुझसे हल हो रहे। हाँ सर वो जी बेटा। जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह थी वो तो हल हो रही थी। अच्छा ठीक हो गया। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर था ना, आई थिंक 8 था 7 था, अच्छा क्वेश्चन वो नंबर मुझे 7 8 था, वो नहीं हुआ, हल हुआ? जी जी इसके सर। अलावा और क्या चीज थी जो हल नहीं हुई? सर जी अभी तो यही याद आ रहा है। अच्छा अब एक काम करना है हमने, बस सिर्फ 2-3 मिनट जी और गुजरने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है? ठीक है सर। देखें मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर चीज करवा दूं, और वो मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा जरूर। ठीक है? मैं आपको ठीक है सर। करवा दूंगा ये, और आप बेफिक्र रहो। इसमें आपने परेशान नहीं होना, सवाल मैं आपको और करवा दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग पैनिक क्रिएट हो आप लोगों के अंदर कि हमारे से ये सवाल हल नहीं हुए, क्योंकि अगर जब तक पैनिक क्रिएट नहीं ना होगा तो आप लोग जो है वो मेहनत नहीं करेंगे। तो आई वांटेड टू क्रिएट अ पैनिक अमंग्स यू, ताकि आप लोग जो है वो हेलो। इसको सर सीरियस लें। बात जी सुने। जी वालेकुम बेटा। सलाम। जी बेटा। सर मैंने आपको ये कहना था कि आपने जो सेट ए वाले क्वेश्चंस दिए थे ना, हाँ एक्चुअली हाँ। वो थे मतलब लाइक वो रिलेटेड थे हमारे जो अकाउंटिंग वन हमने पढ़ा था ना उसका लास्ट चैप्टर, मतलब मेजोरिटी उससे रिलेटेड थे। अच्छा आपने हमें जो क्लास में भी वो करवाई थी ना, शीट जी बनवाई थी जी जी लास्ट पे जो हमारी एक दो जी जी। क्लासेस हुई थी तब, वो आपने फॉर्मेट बनवा दिया था तो वो तो सारा इजी था। एक अच्छा चिल मसला ये था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे थे, लंबे थे ना, बस ऑब्वियसली मैं चाह रहा था कि लंबे बहुत क्वेश्चन। ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों के पास टाइम भी जी बहुत ज्यादा था सर। ना। दिन का एक सवाल करते या दो सवाल करते तो ये पिछले हफ्ते में ही खत्म हो जाते ना सवाल। असल में ये सर चीज, आपने हमें बताया कि लास्ट क्लास में कि सेट ए भी करना है, मैंने तो वो वाला किया हुआ था ना, वो सेट ए तो ई मैंने वाला जो आपको था। आप लोगों के एटीट्यूड की वजह से दिया ना, आप लोगों के एटीट्यूड की वजह से जी वो मैंने ठीक हो सेट गया। ए दिया, वरना तो मैंने निकाल दिया था ना वो। ऑब्वियसली जी स्टूडेंट्स जो सर। है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, और मैं चाह रहा था कि आप सर लोग एक और बात मैंने प्रैक्टिस पूछनी करें। थी आपसे। जी बेटा। सर जो हमारा अब मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें जी हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे हमने सेट ए किया वैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर हमारे जो परपेचुअल और पीरियोडिक का जैसे हमने वो ब्रीफिंग एक्सरसाइजेस में किया है वो थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड होके वो आ जाएगा, या फिर हम कैसे क्वेश्चन आएगा हमारा?
अच्छा मैं आपको एक वो चीज बता बताता दें हूँ, काइंडली। मिड टर्म तो जी आपका सर। आएगा ना, और जो हाँ जी। हालात लग रहे हैं ना वो आपका शायद ऑनलाइन ही हो जाए मिड टर्म, ठीक है। अल्लाह मुझे ना करे। हालात हालात जो लग रहे हैं अल्लाह करे, अल्लाह करे। कि वो मिड टर्म मुझे लगता है कि ऑनलाइन शायद हो जाए। और अगर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि नहीं हमने इंशाल्लाह सर। बोलेंगे सर फाइनल भी ऑनलाइन ही होने। नहीं इस जी तरह की सर। बातें ना सोचा करें आप लोग, दुआ किया करें कि हालात जो है वो बेहतर हो। इधर तो लग तो ऐसे ही रहे कि इंशाल्लाह हर चीज बेहतर हो में जाएंगे, ऑनलाइन तो कोशिश करें। अब अच्छा अब ये देख लें जी, मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूँ, अब आप पहले मेरी बात सुनेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना आगे चलेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास 32 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है ये देखें जी आपके ये जो आपके असाइनमेंट्स हैं ये मैंने आपके फोल्डर में असाइनमेंट 1 के अंदर मैंने भेज दी है, ठीक है जी। असाइनमेंट मुझे जिसकी अभी तक रिसीव हो गई है ना उसके मार्क्स अच्छे लग जाएंगे, और जिसकी रिसीव नहीं हुई अभी उसको जो है ना वो मार्क्स डिडक्टेड करके लगाऊंगा मैं, ठीक है जी। डिडक्ट करके उसके मार्क्स लगेंगे। सबसे पहले एक चीज ये मद्देनजर रखिएगा कि टाइम लिमिट आपके कहने पे मैंने बढ़ा दी थी और उसको हमने जो है ना अवेल किया, तमाम स्टूडेंट्स ने उसको अवेल किया, और ये मैंने आपके लिए फेवर दी थी। और क्योंकि मैं समझ रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपका टास्क जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया। देखिए बात ये है कि टीचर्स का काम बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल के ज़माने में ना। अ, उसमें आप लोगों को लगता है कि शायद टीचर जो है वो हमारे साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में हमें भी थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है एज अ स्टूडेंट, कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं ना तो वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें आप अब ना ऑनलाइन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और हमें ये नहीं पता चल रहा कि आप लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी मैं किसी का नाम लेके उसको कहता हूँ माइक ऑन करे तो वो माइक ही नहीं ऑन करता, मुझे उसका रिस्पॉन्स ही पता नहीं चलता स्टूडेंट का कि उसे चीज़ की समझ आई है या नहीं आई। मैं बार बार पूछता हूँ तो स्टूडेंट फिर भी जवाब नहीं देते। 3 या 4 स्टूडेंट जिन्हें कुछ समझ आती है वो कह देते हैं कि सर समझ आ गई। उसके बाद सेकंड एटीट्यूड ये है कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते दोबारा से लेक्चर को देख लें। मैं हर लेक्चर के बाद आपको उसकी वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ ना। इस चीज को तो आप ऑब्लाइज करेंगे कि सर हमारे साथ जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट हल करते हुए 2-3 तरह के एटीट्यूड मुझे दिखाए हैं। अब वो एटीट्यूड क्या है और जो मैं एटीट्यूड चाह रहा था वो क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने रोना पिटना शुरू कर दिया, सर ये असाइनमेंट बहुत लंबी है, सर ये ऐसे है, सर ये वैसे है। अच्छा मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक सेमेस्टर के अंदर अल्लाह के वजह से 10 डिफरेंट कोर्स पढ़ाता हूँ। कितने कोर्स पढ़ा रहा हूँ? 10 डिफरेंट कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसमें कहूँ कि ओहो मेरे से नहीं पढ़ाए जाते, 10 कोर्सेज की तैयारी नहीं होती, तो क्या मैं एक कामयाब टीचर बन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब मेरे पे प्रेशर पड़ेगा तब मेरी परफॉर्मेंस जो आएगी निकल के वो मेरी असल परफॉर्मेंस होगी। आप लोग प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त करना सीखें। उसके बाद देखें जी टास्क आपको मिलता है, टास्क की डिवीजन करना सीख लें। आप टास्क को डिवाइड कैसे करते हैं? आप ये देखें जी आपको मैंने असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं, और आप 10 क्वेश्चंस अगर एक दिन में हल करने बैठेंगे, यानी कि असाइनमेंट डे वाले दिन आपने हल जिस दिन देनी है असाइनमेंट, उस दिन आपके हाथ पैर 10 क्वेश्चन देख के फूल जाएंगे। और अगर आपके पास यही 5 दिन है पड़े हुए तो आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस डेली के करेंगे 5 डेज में, तो आपके आराम से जो है ना वो 5 दिन के अंदर अंदर आपकी असाइनमेंट भी खत्म हो जाएगी और आप लोग आराम से उसको सबमिट भी करा लो। देखो जब भी कोई मुश्किल चीज आती है ना तो उस प्रॉब्लम का हल हमने ढूंढना होता है। अब वो प्रॉब्लम का हल कैसे है? या तो हम रो पिट के जो है वो कहेंगे प्रॉब्लम, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, और कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, और अल्टीमेटली ये होता है कि कबूतर पकड़ा जाता है और बिल्ली उसको खा जाती है। तो ना आप कबूतर है ना मैं बिल्ली हूँ, लेकिन हम इंसान हैं, हमने इस चीज को सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से किया जाए।
सबसे पहले नॉट इन माय असाइनमेंट, नॉट इन माय वर्क, अपनी लाइफ में देख लें कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसको आप देखें कोई आपकी फाइनल डेडलाइन आ रही है तो टास्क को डिवाइड कर लें। आपने 2 सवाल कर लिए हैं ना, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। 2 सवाल करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद 2 सवाल और करोगे, आपकी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अकॉम्प्लिशमेंट ज्यादा हो जाएगी। आपको कहोगे यार अब तो 6 सवाल रह गए हैं। उसके बाद जब आप बाकी के 4 सवाल भी कर लोगे तो फिर आपको यार असाइनमेंट तो खत्म हो गई थी। तो वक्त से पहले भी आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज, पहली चीज ये थी। अब दूसरी चीज ये है कि मुझे पता है कि आपके पास 4 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एक है जी ब्रीफ एक्सरसाइजेज है, एक है एक्सरसाइजेज, उसके बाद प्रॉब्लम सेट ए है और प्रॉब्लम सेट बी है। ऐसे ही है जी। अभी हमने एक ब्रीफ एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली हुई है। एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम सेट ए, ये 2 हमने सॉल्व करने थे, ना। अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि 3 सवाल आपने जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, हल नहीं हो रहे, एक्सरसाइजेज में से आपने मुझे वो बताने हैं, और 3 सवाल ऐसे जो प्रॉब्लम सेट ए में से आपसे हल नहीं हो रहे थे, आपने वो बताने। ठीक है। और इन तीनों सवाल, ये 6 सवाल मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। उसका फायदा क्या होगा कि जिसका जो टॉपिक है, जिसमें मसले फंसे हुए हैं, वो जो है उसके हल हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम सेट अगर हम देखते हैं ए में, तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल सेम है, सेम तरीके से है, उसने हल होना है। वो एक सवाल मैंने आपको करवा दी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आपने मुझे 8 सवालों में से 3 सवाल बताने हैं टोटल, तो 3 सवाल आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा क्लास के अंदर ही। हमारी जो प्रैक्टिस है चैप्टर नंबर 5 की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब तक के मतलब कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कब करवाएंगे सर ये आप? ये मैं करवा दूंगा ना आपको। अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे मुझे, इसके बाद मैं आपको ये करवा दूंगा। जी ओके हो गया। ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूं Excuse me, तो उसके sir. बाद। जी बेटा। सर एक्सरसाइज का 12 वाला और 17 वाला भी करवा दीजिएगा। एक्सरसाइज का 12 वाला 12 और और 17 17 वाला। वाला अब ये जी। आप अपने ग्रुप्स में डिसाइड कर लेना। आप आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिसाइड कर लो और मुझे बता दो कि ये सवाल करने हैं। हो सकता है कि मैं आपको एक क्लास में ना करवाऊं, मैं आपको इसकी वीडियो बना के सॉल्व करके तो आपको उसका लिंक भेज दूं। ठीक हो गया ना, ताकि हमारी क्लास का टाइम जाया ना हो। ठीक है सर। ऐसा भी हो सकता है जी। एक सवाल कोई करना था, इसने शहरोज ने, शामिर क्या सवाल है बेटा? जी शामिर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने कहना था कि जो असाइनमेंट्स हमें मिलती हैं वो आप हमें ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, नहीं ऐसे बेटा, नहीं जिन बच्चों को नहीं भी है। नहीं, ग्रुप में जी डिवाइड जी नहीं होंगी ना बेटा। बात पता है क्या है कि आप लोग अभी अपने अपने घर बैठ के कर रहे हो क्वेश्चन। जी ठीक है। आप, मुझे पता है कि सारे बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ अपने सॉल्यूशन शेयर करते हैं। ठीक है। आप अगर शेयर कर रहे हैं तो अगर एक बच्चे की प्रैक्टिस 10 सवालों की होनी चाहिए ना, वो 10 सवालों की नहीं होती। अगर ग्रुप में दे दूंगा तो एक बच्चा असाइनमेंट करेगा और बाकी सारे बैठ के जो है ना वो मजे लेंगे सिर्फ। तो जी इसीलिए हम ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेंगे। जी बेटा, आगे ठीक है किसी सर, और का सवाल? थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। जी आगे किसी और का कोई क्वेश्चन? मुझे आज आपने फाइनल करने हैं 6 सवाल और मुझे आपने बताना है। तो वो नजर नहीं आ रहा भाई मुझे, मुनीब नजर नहीं आ रहा। मुनीब किधर है? जी मुनीब, असाइनमेंट जमा करवाइए बेटा। ना सर, मैं आपको करवा दूंगा बाद में। बेटा 2 बजे के बाद इसकी असाइनमेंट आ रही है ना, उसके मार्क्स कट रहे हैं। सर मैं मैंने आपको आपसे 3 बजे तक करवा दूंगा।
7 दिन पता था। आप जब मर्जी करवाएं, मार्क्स कटेंगे आपके। आपको मैं 6 दफा नहीं 10 दफा कह चुका हूँ, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कराओ, जितने भी सवाल हल किए हैं। सर मैंने अभी तो 5 किया है बस। तो बेटा ये सबमिट करवाने थे ना टाइम से। अब मैंने मार्क्स काटने हैं, अब मैं मार्क्स काटूंगा आपके, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 4 दफा मेरे से बात की है पूरे वीक के अंदर, बल्कि 5 दफा बात किया, सुबह भी आपकी मेरी बात हुई है। और आपको मैंने कहा है कि जितना सवाल हल होते हैं वो टाइम से पहले आपने जमा करवानी है असाइनमेंट। अब अगर आप लेट कर रहे हो तो आई विल डिडक्ट योर मार्क्स। मैं आपको बता के काट रहा हूं, और ये सबको पता चलना चाहिए कि आपके मार्क्स क्यों कट रहे हैं। जी बेटा, आपने पहले मैंने आपको पहले बताया बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने अस्सलाम। आपको पहले सर असाइनमेंट सेंड की थी, मेरे से गलती से रोल नंबर गलत हो गया, मैंने रीसेंड कर दी थी उसके बाद दोबारा। कोई सर कोई बात इश्यू तो नहीं क्रिएट होगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी असाइनमेंट आ गई है तो ठीक है। थैंक यू सर। जी ये देखें जी, असाइनमेंट नंबर 1, ये आज ही मैंने मार्क्स लगा देने सारों के इंशाल्लाह। पोर्टल ओके हो गया, हमारा पोर्टल चलने लग गया, और हम इंशाल्लाह आपके मार्क्स आज ही अपलोड कर देंगे। और मुझे आज शाम तक या कल तक आप लोग क्वेश्चंस बता दें, 3 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चंस, और प्रॉब्लम सेट ए में से 3 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। और मैं फिर उनको सॉल्व करके मोस्टली प्रोबेबली यही होगा कि एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो जो है वो मैं आपके लिए सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग उसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से देख सकें। तो हम अब आ जाते हैं वापस अपने परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की तरफ। ठीक है जी, परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की तरफ हम आए हैं, और अब इसमें हम सवाल हल करेंगे जो हमारी स्लाइड्स में दी गए हैं, और प्रैक्टिस जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी जी, हमारे पास सवाल इसके कौन कौन से हैं। जी बेटा, आई थिंक कि ये स्लाइड हमने कर ली हुई है। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टैक्स इफेक्ट। अच्छा, ये जरा गौर से देखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर टैक्स के इम्पैक्ट क्या आते हैं अगर हम डिफरेंट जो है हमारे मेथड इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट फ्लो मेथड्स को। अगर लाइफो इस्तेमाल करते हैं तो, और फाइफो इस्तेमाल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब हमने लाइफो और फाइफो में कैलकुलेशन की थी, तो ये देखिए कि प्रॉफिट की जो वैल्यू थी हमारी, यानी कि सीजीएस, सेल्स माइनस सीजीएस, तो प्रॉफिट आया था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में 900, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आया था 950, यानी कि फाइफो में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आया था। याद रखिएगा, फाइफो में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि हम पुरानी कॉस्ट के ऊपर जो है वो सामान को इशू करते हैं। लाइफो में हमारा प्रॉफिट कम आएगा। उसकी वजह ये है कि हम लाइफो में जो हमने लेटेस्ट परचेज की होती है वो उस कॉस्ट के ऊपर हम लोग जो है वो सीजीएस को कैलकुलेट करते हैं। अब ये ज्यादा और कम क्यों आती हैं? पहले अगर हमने कोई चीज खरीदी होती है सपोज, तो वो उसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि इन्फ्लेशन का फैक्टर जब आता है तो वक्त के साथ साथ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्योंकि हम लेटेस्ट परचेज को हम लोगों ने सबसे पहले कॉस्ट में डालना होता है, तो सबसे एंड पे जो चीज खरीदी होती है वो सबसे महंगी होती है। यानी कि अगर कोई 10 रुपए की परचेज की थी हमने साल के शुरू में, तो अगर हम उसको अब परचेज कर रहे हैं तो 13 रुपए या 14 रुपए पे परचेज कर रहे हैं, तो साल के एंड पे उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि फाइफो के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है और लाइफो के अंदर प्रॉफिट कम है। तो टैक्स किस में ज्यादा देना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमें प्रॉफिट कम कम होता है तो हमें टैक्स भी ज्यादा कम देना पड़ेगा।
यही बात यहाँ पे की जाती है कि मेजर एडवांटेज ऑफ FIFO इज दैट in the period of inflation the cost allocated to the inventory will approximate their current cost. क्या मतलब है, उसकी जो अभी की कॉस्टिंग आएगी वो ज्यादा आएगी. और major shortcoming of the LIFO method is that in the period of inflation the cost allocating to the ending inventory may be significantly understated in terms of current cost. क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि जब आप कॉस्टिंग करेंगे एंडिंग इन्वेंटरी की, दोनों केसेस में, FIFO में भी और LIFO में भी, तो FIFO में आपकी एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट ज्यादा आएगी और LIFO में आपकी एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट आएगी कम. क्यों? क्योंकि LIFO में हमारे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है वो जो हमने साल के शुरू में खरीदा था, और FIFO में वो सामान पड़ा होगा जो कि हमने साल के एंड पे खरीदा है. ऑब्वियसली जी बेटा माइक ऑफ कर ले अरुमान, अरुमान माइक ऑफ कर ले बेटा जी, और कैमरा भी ऑफ कर ले बेटा. सर मुझे पता नहीं चला. अच्छा ठीक है. अच्छा जी, टैक्स इफेक्ट देख लें. बोथ इन्वेंट्री एंड नेट इनकम आर हायर व्हेन कंपनीज यूज FIFO इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. इन्वेंट्री की वैल्यू और नेट इनकम की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है FIFO में, और LIFO के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यू और टैक्सेस जो है वो कम होते हैं LIFO के अंदर. अब हम आगे चलते हैं और ये छोटे से सवाल हैं दो. द कॉस्ट फ्लो मेथड दैट ऑफर्स पैरेलल द फिजिकल फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज इज FIFO मेथड. यानी कि पैरेलल का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका स्टॉक आ रहा है उसी तरीके से आपका स्टॉक जा रहा है, तो वो FIFO मेथड ही है कि पहले जो सामान आया तो वो पहले चला गया. और सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट फ्लो मेथड दैट रिजल्ट्स इन द लोएस्ट इनकम टैक्सेस इज द LIFO मेथड. वो क्या वजह है? क्योंकि CGS इसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है. यहाँ पे देख लें, हमारे पास एग्जांपल हमने की थी हल, सेल्स माइनस CGS इज इक्वल टू 850. ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर हमारा जो है प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 950. ठीक हो गया. अब इसको कंप्लीट करते हैं जी. अब ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरा जल्दी से कंप्लीट करें और मुझे बताएं जी इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे. जी बिगिनिंग इन्वेंट्री, इसको हम हल करते हैं जी. जी बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आई अभी तक? आ रही है सर अभी तक. अच्छा 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 अच्छा, चलें लें जी. हमारे पास एक सवाल है, वो ये कहता है कि हाँ जी, वो कहता है द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ शम्वे एजी इम्प्लीमेंट शो द फॉलोइंग डाटा. परचेजेस, बिगिनिंग इन्वेंट्री है 4000 यूनिट्स की, परचेजेस हैं 6000 यूनिट्स की, और सेल्स है 7000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 12. ठीक है जी. डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड under a periodic inventory system using the FIFO method, the LIFO method and the weighted cost method. ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ गुड्स, पहला सवाल है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. इसका मतलब क्या होगा जी, हमने वो कॉस्ट निकालनी है जिसकी गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से हम सेल कर सकते हैं. तो इसकी किस तरीके से निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को? जी बेटा कोई बताएगा? जी बेटा कोई बताएगा? सर इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री को और परचेज को प्लस करेंगे, बिगिनिंग सेल माइनस इन्वेंट्री कर और देंगे. परचेज को प्लस करेंगे. वेरी गुड. यस कैसे सर. करेंगे जरा बताएं जरा. बिगिनिंग सर इन्वेंट्री 4000. जी सर. ये बिगिनिंग इन्वेंट्री और प्लस परचेजेस कर देंगे. ये हम कर देते हैं जी. बिगिनिंग इन्वेंट्री है कितनी? 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 और
ये है जी 6000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया जी 24,000 और ये 12,000। कंट्रोल क्यू किया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। ये ले जी हमारी निकल आई है यस सर। कॉस्ट इसमें ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये उन चीजों की कॉस्ट है जो हमारे पास मौजूद है और हम इसको सेल कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे से वो पूछ रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जी। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी बेटा? सर तो यूनिट सेल सेल को माइनस माइनस कर दो। करें। सेल को माइनस करें तो कितने हमने यूनिट्स परचेज किए हैं? यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने हैं? इज इक्वल टू 4000 हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 24,000। अरे नहीं बेटा, यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यूनिट्स कितने हैं? 4000 यूनिट्स प्लस 6000 यूनिट्स, टोटल कितने हो गए? 10,000 यूनिट्स। और सेल कितने हुए हैं? सेल हुए हैं जी हमारे 7,000 यूनिट्स। ठीक है जी, और इन दोनों का डिफरेंस लें तो 10,000 यूनिट्स माइनस 7,000 यूनिट्स, तो हमारे पास 3,000 यूनिट्स हैं जी एंडिंग इन्वेंट्री के। एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो है वो 3000 है। अब हमारे पास फाइफो के तहत हमने क्या निकालना है? एंडिंग इन्वेंट्री। अब मुझे बताएं कि फाइफो के तहत अगर एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो वो कितनी होगी? फाइफो के तहत अगर एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे? जी बेटा। बिगनिंग और सेल्स। बिगिनिंग और सेल को, बिगिनिंग में से और सेल को क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? प्लस करेंगे। हाँ जी, बिगिनिंग और सेल को प्लस कर देंगे, फिर हमारे पास कैसे आएगी एंडिंग इन्वेंट्री? सर नो सर बिगिनिंग और परचेज को, सर बिगिनिंग और परचेज को प्लस करेंगे। बिगिनिंग और परचेज को हमने प्लस किया तो 36,000 आ गया। ये ले जी 36,000 आ गया हमारे पास। बिगिनिंग और परचेज को हमने ऐड किया। ये देखें जी, मैं लिख देता हूं बिगिनिंग प्लस परचेजेस ऐड करनी हमने इज इक्वल टू 36,000। ये ले जी आगे। अब सेल कर दिया हमने, कितने यूनिट सेल किए हैं? सेल किए हमने 7,000 यूनिट्स। अब 7,000 यूनिट्स कौन कौन से हैं अब ये बता दें चले। 7,000 यूनिट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कौन कौन से यूनिट शामिल हैं? फाइफो के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तहत हमारी जो सबसे पहले इशू या सेल करेंगे वो बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, और ये इसका टोटल बन गया जी 12,000 रुपीज की यूनिट्स हमने पहले सब सेल किए। उसके बाद कितने यूनिट्स रह गए? वो रह गए हैं 3,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, क्या रेट है इसका? 4 3 आर 12,000 यूनिट्स रुपीज यहाँ पे भी आ गए। इसको हमने कंट्रोल यू किया तो ये बनता है जी 24,000 आपकी यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गया। और आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है जी? अब क्या करेंगे हम? ओपनिंग प्लस परचेजेस में से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री सीजीएस को, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्या मतलब है? इज इक्वल टू 36,000 माइनस कर दिया हमने 24,000, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 12,000 की आ गई। ये हो गया जी आपका फाइफो से। अब लाइफो से देख लेते हैं। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सवाल है उसके तहत हमारे पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो दोनों सेम होगी। सॉरी सर, मैं अभी गांव में हूँ, इधर नेट का बहुत इशू है। अच्छा बेटा,
अच्छा जी, ओपनिंग बिगिनिंग प्लस परचेजेस इक्वल टू 36,000। अब हमने क्या करना है, 5 लाइफो मेथड से हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन में हमारे पास 6000 यूनिट थे, 6000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 कितना हो गया जी, इज इक्वल टू 6 4 24,000 यूनिट जो है 24 हमने इशू कर दी है। और बकाया कितने रह गए, बकाया कितने बेटा, सर बाकी 12,000 कितने कितने रह गए सर बेटा? 12,000। मैं आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा हूँ, बकाया कितने रहते हैं? 6000 यूनिट्स हमने निकाल दिए, 1000 सर। 1000 रहते हैं। 1000 यूनिट्स कितने क्या किस रेट पे होंगे, किस रेट पे होंगे बेटा? 12 कहाँ से आ रहा है बेटा? 3 पे होंगे, ये 3 पे होंगे बेटा, ये 3000 आएगा यहाँ, सर 3 पे होंगे। कंट्रोल यू किया इसको, तो अब आप ये देख लें कि 24 + 3 27,000 की आपकी ये इन्वेंट्री बन गई है। ठीक है जी, जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है, CGS। और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 36,000 minus 27,000 स्टॉक अवेलेबल फॉर 9,000 सेल माइनस CGS इज इक्वल टू 9,000 आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। ये जो आपका लिखा हुआ है ना रेट 7,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12, ये यहाँ पे आपकी कॉस्ट निकालने के लिए ये 12 जो है ना आप यूज नहीं करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है ये? सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री में देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या करेंगे जी, टोटल जो हमारे पास बिगनिंग प्लस परचेजेस हैं वो कंट्रोल C कर दिया मैंने इसको दोबारा और यहाँ पे पेस्ट किया, तो टोटल थे जी 36,000। इसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू कितने हैं जी, नंबर ऑफ यूनिट 6 4 10,000 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। और पर यूनिट इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, is equal to 36,000 divided by 10,000, 3.6 की जो है इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब 3.6 की यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, तो CGS निकालना है हमने। तो CGS के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू, CGS के लिए फॉर्मूला बताएं क्या करना पड़ेगा हमें जी बेटा? CGS किस तरीके से निकलेगा बच्चे? CGS किस तरीके से निकलेगा? कितने यूनिट्स सेल किए हमने? 7,000 यूनिट्स। 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3.6 से, कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास CGS निकल आया। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? कितनी इन्वेंट्री पड़ी है बकाया? एंडिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है बकाया बेटा? 10,000 में से 7,000 बेच दिए तो कितने रह जाएंगे? 3,000 बेटा, 3,000 रह जाएंगे। और 3,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3.6 के साथ, तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 10,800 की। ठीक हो गया, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 10,800 की आ जाएगी। अब इसमें ये चीज देखो कि जब हमने FIFO मेथड इस्तेमाल किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी 24,000 और उसकी जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आई थी वो 12,000 थी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 27,000 थी और एंडिंग इन्वेंट्री थी 9,000। इससे क्या पता चला हमें कि जब भी हम FIFO यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कम आएगा, जिसकी वजह से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ जाएगी। और तीसरी चीज होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कम आएगी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा। लाइफो में CGS ज्यादा आया है,
एंडिंग इन्वेंट्री कम आई है, प्रॉफिट हमारा कम होगा और टैक्स हमारा कम लगेगा। तो ये थी जी आपकी स्लाइड नंबर 2A, और 2A के बाद हम अगली स्लाइड पे जाते हैं 3 पे, और उसके बाद हम आज जो है हमारा चैप्टर ये जो स्लाइड से हमने एक्सरसाइज करनी थी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। कॉमन कॉजेज जो है, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री एरर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी इन्वेंट्री में अगर आपने कुछ एरर्स कर दिए हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेलियर टू काउंट और प्राइस इन्वेंट्री करेक्टली, आपने कोई इन्वेंट्री 3 रुपए की खरीदी थी 3 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, उसको आपने 4 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज्यादा लिखी जाएगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कॉस्ट कम लिख दी तो आपका प्रॉफिट फिर ज्यादा आ जाएगा, सीजीएस आपकी कम निकलेगी। नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ लीगल टाइटल टू गुड्स इन ट्रांजिट। अगर सपोज आपका सामान ट्रांजिट के अंदर है और आपने उसको इन्वेंट्री में काउंट किया है या नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि एफओबी शिपिंग पॉइंट है या एफओबी डेस्टिनेशन है। अगर इसमें आपकी कोई उल्टी रिकॉर्डिंग सही ना हुई तो आपकी इन्वेंट्री कम भी शो कर सकती है और आपकी इन्वेंट्री ज्यादा भी शो हो सकती है। एरर इफेक्ट्स बोथ द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। देखिए जी, अगर आपने कॉस्ट कम या ज्यादा लिखी तो आपकी इनकम स्टेटमेंट सफर कर जाएगी, और उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री आपकी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट के ऊपर भी असर आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दोनों जगह पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो लिखी जाती है। अब ये देखें, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड माइनस एंडिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो एरर्स हैं डिफरेंट किस्म के, इनका क्या इम्पैक्ट आता है वो भी हम देख लेते हैं। अब वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है जनाब, कि अंडर स्टेट्स बिगिनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट हो जाएगी और नेट इनकम है आपकी ज्यादा आ जाएगी। आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम लिखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली नेट इनकम आपकी ज्यादा शो होगी, क्योंकि ये खर्चे हैं और खर्चा जब कम होगा तो आपकी इनकम ज्यादा शो होगी। अगर आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा लिख दी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा लिखी आएगी और आपकी इनकम जो है वो कम शो होगी। ठीक है जी। सपोज अगर मैंने किसी से 10 रुपए लेने हैं और मैं लिख देता हूँ 12 रुपए, और वो 12 रुपए तो नहीं उसने ऑब्वियसली देने, तो क्या होगा, मैंने अपने जो क्रेडिटर है सॉरी डेटर है वो ज्यादा शो करवा दिए, ऑब्वियसली मेरी इनकम स्टेटमेंट सॉरी उस पर फर्क पड़ जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही इसी टाइप की चीजों का जो है इम्पैक्ट आ रहा है। अंडर स्टेट एंडिंग इन्वेंट्री को आपने कम लिखा होगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ज्यादा लिखी आ जाएगी और नेट इनकम आपकी अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, अंडर स्टेट हो जाएगी। ओवर स्टेट्स एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपने ज्यादा लिख दी है तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम होगी और आपकी नेट इनकम जो है वो ज्यादा निकल के आएगी। अब इसको आपने लॉजिकली जो है वो देखना है। लॉजिकली कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें इसका असर नजर आ रहा है। ठीक है जी। 2016 और 2017 की जो है ये स्टेटमेंट है। अब ये देखिए, ये ऑब्वियसली ये क्या होता है कि दोनों जो है ऑटो करेक्ट कर लेती हैं, एक साल की इफेक्ट जो है अगले साल में ऑटो करेक्ट हो जाता है। एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 12,000 की थी तो वो कम थी, यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री जो करेक्ट है वो 15,000 की मेंशन की हुई है। अगर अब आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,000 से ज्यादा शो हो रहे हैं और यहाँ पे 3,000 से ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम शो हो रही है। फिर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपने जब नेट इनकम कैलकुलेट की 2016 में तो इनकरेक्ट आई, वो 3,000 रुपए से वो कम आपको अंडरस्टेट नजर आ रही है और यहाँ पे आपको 3,000 रुपए ज्यादा शो कर रही है जो कि करेक्ट है। यहाँ पे भी इसी तरीके से चल रहा है। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री, जी बेटा एक बार थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ से एक्सप्लेन करना है बेटा? जी बेटा, कहाँ से एक्सप्लेन करूं? सर ये स्टार्ट से जरा दोबारा एक बार बता दें। जो
राइट साइड पे करेक्शन है ना, वहां से 1500 जो है उधर से समझाते हैं 15,000 से। अच्छा ये करेक्ट बनी हुई है ना, ये हमारे सामने करेक्ट बनी हुई है, ये करेक्ट बनी हुई है हमारे सामने। अगर करेक्ट देखें तो 15,000 रुपए की एंडिंग इन्वेंट्री थी और 25,000 रुपए का आपकी नेट इनकम थी। अब ये 15,000 की जगह पे हमने 12,000 लिख दिया। जब हमने इन्वेंट्री की कैलकुलेशन की ना, तो हमने 12,000 रुपए की हमने ये कैलकुलेशन कर ली, तो 3,000 हमने कम लिखा एंडिंग इन्वेंट्री में। जब 3,000 रुपए हमने कम लिखा एंडिंग इन्वेंट्री में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी ज्यादा आ जाएगी। याद करें वो एग्जांपल जो मैं आपको बताता होता था कि अगर हमारे पास 50 कुर्सियां ओपनिंग इन्वेंट्री में है और 100 हमने बनाई है, तो टोटल कितनी हो गई 150। और अगर मैं कहता हूं कि एंडिंग इन्वेंट्री मेरी जो है वो 20 की है, मैं जब साल के एंड पे आके मैंने इन्वेंट्री चेक की, तो वहां पे देखा कि जनाब वो तो 20 कुर्सियां पड़ी हुई थी, तो असल में वहां पे होनी चाहिए थी 25 देखा तो हमारे शोरूम में पड़ी हुई थी, स्टोर के अंदर 20 कुर्सियां पड़ी हुई थी। तो सेल जो हुई है वो 25 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री थी, लेकिन मैंने लिख दिया 20 का, 20 की कॉस्ट यहाँ पे शामिल कर दिया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 5 कुर्सियां भी मैंने सेल के ऊपर डाल दी थी, लेकिन उनका मुझे प्रॉफिट तो कोई नहीं आया था। उसकी मेरी ये सेलिंग सेल जो है, सेल की अमाउंट तो उतनी ही रही। वो 5 कुर्सियां जो थी वो एक जगह पे नहीं पड़ी थी, दूसरी जगह पे पड़ी थी, सेल नहीं हुई थी। अगर वो सेल होती तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे 5-7 हजार रुपया बढ़ जाता, लेकिन वो यहाँ पे इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा था, और मैंने यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कर दी कम, और जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें और करेक्ट और इनकरेक्ट को, तो करेक्ट के अंदर 3,000 रुपया जो है वो ज्यादा है और इनकरेक्ट के अंदर 3,000 रुपया कम है। 3,000 कम की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बढ़ गई 3,000 से, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी, यानी कि खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ेगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। यहाँ पे कम हमें इनकम शो करवा रहा है, और यहाँ पे हमें एक्यूरेट इनकम जो है वो शो करवा रहा है। ये इम्पैक्ट पता चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर, बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर हम चेंज कर देते हैं, देखें अब क्या हो रहा है, अगले साल में ये जो है एंडिंग इन्वेंट्री, ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? ओपनिंग इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रही है। ये जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट यहाँ पे कम आ रही है और यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से नेट इनकम जो है वो कम शो होगी, और यहाँ पे नेट इनकम ज्यादा शो होगी क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट यहाँ पे कम है। क्या हो रहा है कि दोनों सालों के अंदर जो है ऑटो करेक्ट हो गया है। ऑटो करेक्ट क्या हुआ, 3,000 का फर्क था, वो 3,000 का फर्क जो है अगले साल के अंदर एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये चीज थी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट इफेक्ट में। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली अंडरस्टेटेड हो जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री एरर का होगा, अगर ओवरस्टेट कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री तो एसेट्स हमारे जो हैं वो ज्यादा आ जाएंगे। लाइबिलिटी वाली साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऑनर इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अंडर स्टेट कर दी है क्लोजिंग इन्वेंट्री तो एसेट्स भी हमारे कम लिखे जाएंगे और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी जो है वो कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, विजुअल कंपनी ओवरस्टेटेड इट्स 2,000 एंडिंग इन्वेंट्री बाय 22,000। इसने 22,000 रुपए की जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट कर दी है। डिटरमिन द इम्पैक्ट दिस एरर हैज ऑन एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक होल्डर इक्विटी इन 2016 एंड 2017। नहीं जी, 2016 में एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिखी तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, कम होगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ जाएगा। अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे केस हुआ है कि एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा का यहाँ पे ज्यादा हो गई
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा। ऑब्वियसली उस एंडिंग इन्वेंट्री के ज्यादा होने की वजह से आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो ज्यादा निकल के आएगी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, दोनों साइड्स को इक्वल होना होता है। एक साइड पे एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपकी ऑनर इक्विटी को भी ज्यादा करना पड़ेगा। फिर 2017 में क्या इम्पैक्ट आएगा, 2017 की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो उसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली एंडिंग इन्वेंट्री 2017 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ओवरस्टेट हुई होगी। एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22,000 रुपए से CGS जो है वो ओवरस्टेट कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे अंडर एस्टिमेट और अंडरस्टेटेड होगा, यहाँ पे ओवर स्टेटेड हो जाएगा। फिर एंड पे स्टॉक होल्डर इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पिछले साल ही इम्पैक्ट पड़ चुका हुआ है, इसलिए दोबारा इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारी 2017 के अंदर जो बैलेंस चीज हो जाएगी। अब आगे आ जाते हैं जी। Companies must write down the inventory to its net realizable value. Net realizable value क्या है? Amount that a company expect to realize जब वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जी, कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये एक स्पेसिफिक केस है, स्पेशल केस है, इसको हम देख लेते हैं। Assume that Kentucky TV has the following lines of merchandise with cost and market value as indicated। अच्छा, कॉस्ट भी इसकी इंडिकेटेड है और रियलाइजेबल वैल्यू भी जो है वो इंडिकेटेड है। अब इसका असूल क्या है? असूल क्या है? वो क्या कहता है, when the company of value of inventory is lower than its cost, the company must write down the inventory to its net realizable value। कि जब वैल्यू इन्वेंट्री की कम शो हो रही हो कॉस्ट से, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर ही राइट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे 550 है, कॉस्ट पर यूनिट 600 थे, यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम शो हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने यूनिट की कॉस्ट को 550 के ऊपर ट्रांसफर कर देना है 600 की जगह पे। ओरिजिनल प्राइस इसकी 600 थी, कॉस्ट थी इसकी 600, लेकिन नेट रियलाइजेबल इसकी कम वैल्यू कम है, तो हमें कम वाली ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेनी। लेकिन अगर कॉस्ट जो है वो कम हो जाए और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लेनी, हमने कॉस्ट की वैल्यू ही लेनी है। यहाँ पे कॉस्ट कम है और हमने कॉस्ट के ऊपर ही इसकी इन्वेंट्री को चार्ज करेंगे। इसके बाद तीसरा सिनेरियो है जिसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू 48 हो गई है, तो हम ये 48 को आगे चार्ज कर देंगे। यहाँ पे फोर्थ वैल्यू के अंदर जो कॉस्ट है वो कम है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो गई है, लेकिन हम इसको कॉस्ट पे लेंगे और इसकी टोटल वैल्यूएशन की तो हमारे पास ये अमाउंट निकल के आई। याद रखिएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर आपकी यूनिट प्राइस से कम हो जाए तब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू को लेंगे, लेकिन अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी यूनिट कॉस्ट से ज्यादा है तब हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हायर इन्वेंट्री लेवल्स में अगर, अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना वो दो धारी तलवार की बात कर रहा है कि दो धारी तलवार की तरह है कि अगर आपने हायर इन्वेंट्री रखी हुई है तो इसका मतलब ये है या तो वो इन्वेंट्री आपकी बिक नहीं रही या आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई है। इसके अलावा आपको स्टोरेज की कॉस्ट भी पड़ रही है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी पड़ रही है और आपकी इन्वेंट्री पड़ी डैमेज भी है हो रही है। इसके अलावा अगर पेरिशेबल आइटम है तो ऑब्वियसली पेरिशेबल आइटम जो है वो खराब हो रहे हैं। और एक और इम्पैक्ट भी ये आता है कि आपकी इन्वेंट्री पुरानी होती जा रही। लेकिन अगर इसको हम देखें कि अगर हमारे पास लो इन्वेंट्री लेवल है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी टाइम हमारी इन्वेंट्री जो है वो खत्म हो सकती है।
तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, इन्वेंट्री को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, और इस इन्वेंट्री को मैनेज करते करते जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़े कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसके बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर लेवल और तरह तरह के इसके अंदर फार्मूलाज हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर ऑर्डर किया जाता है। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर नंबर ऑफ डेज कि आपका ऑर्डर आप तक मिले उसको भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन हासिल है। बहुत सी कंपनीज इन्वेंट्री को एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि अगर उनको जो उनका रॉ मटेरियल है वो कितनी जल्दी उनको अवेलेबल होता है। बाज़ औक़ात अगर उन्हें फौरी तौर पे सेम डे में डिलीवरी मिल सकती है तो वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेथड यूज़ कर लेते हैं, या नेक्स्ट डे अगर डिलीवरी मिल जाती है तो जस्ट इन टाइम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी इन्वेंट्री आने में कोई टाइम लगता है, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन लग सकते हैं या ज़्यादा टाइम का अर्सा है, तो उन्हें उस ऑर्डर को उसी तरीके से इन्वेंट्री को उसी तरीके से ऑर्डर करना पड़ता है कि उन्हें देखना पड़ता है कि अगले 10 दिन में हम लोग अपनी ये जो मौजूदा इन्वेंट्री इसको इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद नई इन्वेंट्री जो है वो हमें चाहिए। तो कंपनीज के अंदर डेली बेसिस पे काम हो रहा होता है और वो अपने काम को कभी भी ख़त्म नहीं करते, और अगर ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियसली लेबर खाली बैठ जाएगी। अगर आपके पास इन्वेंट्री ख़त्म होगी तो लेबर को भी आपने पे करना है, तो कंपनी कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं चाहेगी जिसमें लेबर को वो खाली बिठाए और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बियर करे। तो इसके लिए दो फार्मूलाज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एवरेज द इन्वेंट्री इज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आप साल के अंदर अपनी इन्वेंट्री कितनी दफा सेल करते हैं और परचेज करते हैं, दैट इज known as inventory turnover. Inventory turnover is equal to cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory का फॉर्मूला है जी opening inventory plus closing inventory divided by 2 कर देंगे हम इसको, तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ हम उसको ऐड कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट का सेकंड आइटम है और इस तरीके से हम सिंपली डिवाइड करना है और हमें पता चल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है। सपोज अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद डेज इन इन्वेंट्री निकालना होता है कि हमारे पास ये इन्वेंट्री कितने दिन रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि 365 डेज से हम उसको इन्वेंट्री टर्नओवर को रेशो को जो भी इसका आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वो आंसर निकल आएगा। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वॉलमार्ट reported in its 2014 annual report a beginning inventory of 43803। ठीक है जी, क्या उसने बिगिनिंग इन्वेंट्री को मेंशन किया और एंडिंग इन्वेंट्री बताई उसने 44858। सिंपली क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया और फिर वो कहता है जी कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी वो थी 358 मिलियन। 358 मिलियन से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.1 टाइम्स का। ठीक है, 8.1 टाइम्स, इसका मतलब ये है कि पूरे साल के अंदर ये इन्वेंट्री 8.1 दफा यानी कि 8 दफा ये इन्वेंट्री नहीं खरीदते हैं और इसको सेल करते हैं। 8 दफा साल के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। और डेज इन इन्वेंट्री यानी कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी दफा रहेगी, कितना अरसा रहती है, उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 365 को डिवाइड कर देंगे 8.1 टाइम से, तो 45 डेज की जो है वो टाइम निकल आता है कि एक इन्वेंट्री हमारे पास 45 दिन रही है। कितने दिन, 45 डेज एक इन्वेंट्री हमारे पास रही है। ट्रेसी कंपनी सेल्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम हीटिंग स्टोव्स। द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इस इन्वेंट्री ऑफ स्टोव्स आर गिवन बिलो। अच्छा जी, गैस की कॉस्ट है जी 84,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है जी 79,000। इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट लेंगे बेटा, इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट लेंगे?
79,000 79 लेंगे, 79 79 लेंगे क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है। वुड में Yes, 2,50,000 है और 2,80,000 है, तो इसमें से कौन सी लेंगे? 250 है। क्योंकि कॉस्ट इसकी कम है और नेट NRV इसकी ज्यादा है, तो हमें वो वाली वो लेनी ज्यादा है, है। कॉस्ट है। पैलेट में कौन सी लेंगे? 1,12,000 और 1,01,000 में से 1,01,000 लेंगे। 1,01,000। अच्छा, ये जो रेशोज करवाई है, इनको रेशोज भी कहते हैं। ये रेशोज की हुई है पहले आपने? ये आप, ये बहुत आसान है नो रेशोज। नो सर। सर। कोई बात नहीं, इन रेशोज में कोई प्रॉब्लम? दो रेशोज हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ने हैं। सर वो सीधा सवाल जब आता है। करेंगे तो फिर इससे ज्यादा पता चलेगा, प्रैक्टिस हाँ से जी, ये आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस की क्लास है और हमने नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस ही करनी है। और ये मैं लास्ट वाला जो आज की स्लाइड्स खोल लेता हूँ, और इसमें आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये जल्दी से हमने बनाना है इसका, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, अज्यूमिंग द परपेचुअल यूनिट सिस्टम, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, ये सीधे तरीके से बना सकते हो तो इस तरीके से बना लो, या फिर अगर आपने बनाना है तो इसका आप स्टोर लेजर कार्ड बना सकते हैं। स्टोर लेजर कार्ड ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये स्टोर लेजर कार्ड है जी आपका, और इसको मैं ये आपके सामने ऐसे डिस्प्ले कर देते हैं जी। सर अभी बनानी है? जी जी बेटा, अभी अभी 5 मिनट का काम है। इसका फौरी तौर पे स्टोर लेजर कार्ड बनाएं। बिगिनिंग इन्वेंट्री, सवाल सुन लें। बिगिनिंग इन्वेंट्री है जी 100 यूनिट्स है, कॉस्ट उसकी 10 है और टोटल कॉस्ट उसकी 1000 है। उसके बाद परचेजेस आपने की 200 यूनिट 11 के हिसाब से, 2200 यूनिट इसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। परचेजेस आपने की 300 यूनिट की 12 के हिसाब से, 3600 इसकी कॉस्ट है। फिर आपने इकट्ठे सेल किए हैं 550 यूनिट्स। अब फाइफो के लिहाज से आपने बनाना है, लाइफो के लिहाज से भी हम बाद में बना लेंगे। फाइफो के लिहाज से इसको किस तरीके से हम करेंगे, हमने क्या निकालना है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, परचेजेस की कॉस्ट निकालनी है, और हमने एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस निकालना है। ये तीनों को हम लोग फाइनल कर लेंगे। जल्दी जल्दी से इसको बना लें और फिर हम एंड पे करते हैं इसको। ये मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया भी है, ये सेम वही चीज़ है। अब आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है। उतनी देर में मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, बस अब आप अपना काम करते रहें, साथ में अटेंडेंस ले लेता हूँ। अदील, जमाल, रुमाल, अरमान, फैसल, अतिया, इसका, बिलाल, बिस्मा, चौधरी, सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मेरा ना जूम बंद है, तो मैं इस आईडी से ले रहा हूँ। मोहम्मद शवेद मेरा नाम है। क्या करूं? सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। मैं फयाजुल हसन की आईडी से बोल रहा हूँ सर।
जी, तो आज की क्लास में एब्सेंट है मोहम्मद नुमान एजाज, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद उमर और ये 4 एब्सेंट है लोग। सर मोहम्मद अरहम प्रेजेंट है, उसका नेट का इशू आ रहा है, वो भी क्लास से निकला था। 52 है आपकी, 45 प्रेजेंट है, ये कैसे हो गया? मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नुमान एजाज और मोहम्मद उमर 3 एब्सेंट है। सर जिनकी अटेंडेंस हो गई लीव कर दें। क्यों बेटा, ये सवाल हल किसने करना है? ये किसने हल करना है सवाल? सर कर लिया सर। बताओ जरा मुझे, स्क्रीन शेयर करो अगर हो। सर इस तरह ही बता देता हूँ सर, ये स्क्रीन शेयर मोबाइल पे पता नहीं किस तरह करनी है। चले मुझे करवाएं सवाल ये। अच्छा जी, ये सामने हमारे ये बना हुआ है 100 यूनिट्स। यस ठीक है जी, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 और 1000 10 सर 1000 आएगा परचेज 100 वो बिगिनिंग, और बैलेंस हो जाएगा इस तरह ही 110 और 1000 और 200 आ गया एट द रेट ऑफ 11 यस और सर, ये फिर 2200। ओके, यस सर, उसके बाद थर्ड परचेज यस की सर, हमने और फिर सर 300 3600। यस सर, सॉरी, यस थर्ड सर, फिर परचेजेस के सर बारे में सेल आएगा इशू कंट्रोल भी, और फिर 300 यूनिट्स एट द रेट 12 सर 36। आवाज नहीं आ रही सही तरह। जी बेटा, ये 3 परचेजेस हमने लिख ली हैं। अब सेल यस कर सर, रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं हम 550 यूनिट्स। 550 FIFO में हमने 550 यूनिट्स यस सेल सर, किए हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, यस सर, बताएं। सर 100 वाले जो से हैं 10 पे उनको सेल करेंगे, कर फिर दिया। उसके बाद 200 वाले यस सर, अच्छा, और उसके बाद सर 200 वाले, और फिर उसके बाद 250 करेंगे लास्ट वाले में से 12 के रेट पर। 250 एट द रेट ऑफ 12 इज इक्वल सर 3600 33,000 आ गया बेटा। या 3000 सॉरी सर। ठीक हो गया। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी होगी सर? क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बनती है जी बेटा? क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बनती है? ये 50 यूनिट्स की बनेगी बेटा। 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 इज इक्वल टू 600 बन जाएगी। और फिर इसके बाद लास्ट में 400 जो है हमने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 13, और इसकी कॉस्ट आएगी 5200, और फिर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आएगी कितनी आएगी 5800। जी? ये कंट्रोल सी हो गया, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी किया 5800 सर। और इसको कॉपी किया और फिर हमने इसको पेस्ट कर दिया। यस सर। लें जी, अब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5800 क्या आएगी जी? इज इक्वल टू 5800 सर। 5200 प्लस 600 5800 आ गई। सीजीएस कितनी आएगी हमारे पास? सीजीएस सर कितनी है? इसको सीजीएस इज इक्वल टू, बताएं बेटा, 1000 प्लस 2200 प्लस 3000। सीजीएस आ गई 6200। ठीक हो गया जी बेटा? 6200 आ गया निकल के? यस सर। नहीं आया सर 6200। ये देख लें जी, आपका सवाल ठीक हल हुआ है। यस सर। सीजीएस आ गई 6200, 5800 इसमें आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइफो के अंदर सीजीएस आएगा 6300 और हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी आएगी 5700 की। ओके, एंडिंग इन्वेंटरी हमारे पास, और मूविंग एवरेज के अंदर हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 6233 की
और एंडिंग इन्वेंट्री आएगी हमारे पास 5767। एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड भी इस्तेमाल होता है, चैप्टर में खत्म करने लगा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड भी इस्तेमाल हो जाता है कि वो आपको नेट सेल बता देता है और कह देता है जनाब कि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज इतनी है, 30% है जी नेट सेल का। आप ऑब्वियसली अगर 1 लाख रुपए की नेट सेल है तो 30% नेट आपकी अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है तो 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30,000 आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंस आता है 70,000 का वो होगी। तो यहाँ पे वही चीज की गई है, नेट सेल बताइए 2 लाख की और आपको एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट बताया 30% का। तो 2 लाख का 30% लिया वो 60,000 आ गया। तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। अगर आमतौर पे आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल में से माइनस होता है। आवाज नहीं आ रही तरह बेटा मेरी बाकी सारों को आवाज सही आ रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर है, सर आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है सर। फिर उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें, किशवॉकी कंपनी रिकॉर्ड्स शो दैट नेट सेल्स ऑफ 2 लाख, बिगिनिंग इन्वेंट्री 4 लाख की है, सॉरी 40,000 की है बिगिनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट सीजीएस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड यानी कि सामान जो खरीदा है वो 1,20,000 का है। तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 1,20,000 प्लस 40,000, ये दोनों हो गया 1,60,000। ठीक है जी। उसके बाद 1,60,000 में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पहले निकाल ली है 1,40,000 का। तो अगर हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर देंगे सीजीएस को तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 20,000 की एंड पे निकल के आ रही है। 20,000 की एंडिंग इन्वेंट्री निकाल ली हमने। आगे चलते हैं जी, ये मेथड रहने दें जी, डिटेल इन्वेंट्री मेथड। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे बेटा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आ रही है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आ रही है। सर आप उसके क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जो नोट पैड पे है? क्या बेटा? सर क्वेश्चन वाइज करवाएं ना, इस तरह। मैं संडे का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस होगी ना, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस होगी इसकी। अभी तो मैंने ठीक आपको है। प्रैक्टिस के साथ साथ ये एक्सेल पे प्रैक्टिस हो रही है ना बेटा। ठीक है सर। मैंने अभी आपको थ्योरी के असल में बात पता है क्या है, आप आईकॉम लेवल पे नहीं है जहाँ पे आपने सिंपली सवाल ही हल करने होते हैं। अब आप बैचलर लेवल पे हैं, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल हल करने की बारी जो है वो हमारी कल से है। हम 2 दिन लेंगे, हम अपने सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है सर। क्लास नंबर कौन सी थी? 8th क्लास थी ना आज हमारी। आज हमने क्लास नंबर 8 कंप्लीट अपनी कर ली। 9 थी सर। आज क्या तारीख है? 29 मार्च नहीं है? 29 है। 29 है ना? तो आज यहाँ पे 8th क्लास लिखी आ रही है। हमारी क्लास 15 मार्च से स्टार्ट हुई है ना? यस सर, 15 मार्च से स्टार्ट हुई है। 18 मार्च 22 नहीं 11 सॉरी 5 मार्च से स्टार्ट हुआ। 5 मार्च से स्टार्ट हुई थी क्योंकि सेकंड को सर बुरहान ने दी। पहले 2 ली है उन्होंने? नहीं सर, एक ली है खाली। अच्छा। इसका मतलब क्लास नंबर 9 ही थी आपकी, एक एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा फिर इंशाल्लाह आपकी। ठीक है ओके सर। बेटा, वो आपके फायदे के लिए है, मुझे तो इसमें कोई नहीं, मेरा तो नुकसान है उसमें, मेरा नुकसान है, आपका फायदा है उसमें। यस सर। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये अभी थोड़ी देर के अंदर अब शाम तक जो है ना इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, लिंक भी आ जाएगा। और आज या फिर कल तक जो है ना आपका पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पोर्टल आज मिला है फाइनली। ठीक है, और आप अपने नाम चेक करें, पोर्टल के ऊपर आप लोगों के नाम एंटर है, किसी का रह तो नहीं गया, तो वो भी मुझे बताएं। एलएमएस सर, मॉडल पे मॉडल पे आ गया आपका कोर्स। ठीक है ना, मॉडल पे आ गया ना सारों का। तो अगर किसी का नाम नहीं आ रहा तो वो भी मुझे बता दे, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया? दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे।
और इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर 5 की आपने मुझे व्हाट्सएप करना है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे हल करवानी है। ओके 6 सर। प्रॉब्लम्स होंगी, 3 प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइजेज में से और 3 प्रॉब्लम्स ही आपकी प्रॉब्लम सेट ए में से होंगी। मैं 6 प्रॉब्लम्स आपको हल करवाऊंगा। ओके, प्लस ये दूसरी चीज ये कि आपका अगर किसी का नाम पोर्टल पे शामिल नहीं है तो वो मुझे बता दें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन Okay, होगा, sir. अपने रजिस्टर्स और क्या नाम है, साथ में पेन्स और आपके पास कैलकुलेटर होने चाहिए इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक के लिए कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। बाकी ये कि जिस बच्चे ने भी असाइनमेंट जमा करवाई है, मैं असाइनमेंट चेक करूंगा आज और मार्क्स आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, और जिसकी लेट आई है असाइनमेंट 2 बजे के बाद आई है उसके मार्क्स कटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, जिसने 2 बजे के बाद सबमिट करवाई है उसके मार्क्स कटेंगे। आपने असाइनमेंट में 4 सवाल किए हैं या 5 सवाल किए हैं या 10 सवाल किए हैं, मैंने आपसे कहा था कि जितने मर्जी सवाल आप कर सकते हैं, आप वो सवाल हल करके सबमिट करवाएं। जिसने नहीं करवाए वो उसकी अपनी गलती है। जी बेटा। सर मेरा पूरा नेट इशू ही लग रहा है वहाँ पे सर मेरी LMS अटेंडेंस लगा दी, मेरा नेट इशू था। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद हमाद अनवर। लगी हुई है बेटा आपकी अटेंडेंस। जी सर। आपकी अटेंडेंस लगी बेटा। ओके, थैंक यू सर मेरा LMS पे अभी भी बुरहान का ही आ रहा है सर। मोहम्मद हमाद लगी हुई है, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? अदनान जावेद। अदनान जावेद। अदनान मुझे व्हाट्सएप पे सेपरेट मैसेज सर मेरा भी नहीं आ रहा है LMS पे आप। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं LMS खोल सर लेता मेरा हूं भी नहीं अपना। आ रहा सर, बुरहान का आ रहा है। एक सेकंड रुको बेटा। सर मेरा खुद नहीं आ रहा बुढ़ा। EMT पोर्टल, ओके। जिसका नहीं आ रहा, बिलाल आपकी तबीयत कैसी बेटा? बिलाल आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। Yes, sir. आपने भेजी थी ना कॉपी में टेस्ट की? यस सर। चलो अल्लाह जिसे ताला कोरोना आपको हुआ सेहत। था। तो अच्छा जी, मैं अब आपका कोर्स खोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 2, और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं जी इसमें? जी क्लियर। किस किस का नाम नहीं है भाई? 53 पार्टिसिपेंट्स मुझे शो हो रहे हैं यहाँ सर पे। मोहम्मद मोहसिन अली। मोहम्मद मोहसिन अली। मोहम्मद मोहसिन अली, ईमेल एड्रेस बताओ जरा। F2020285012। एक सेकंड ऐड अदर यूजर्स। क्या लिखूं जी यहाँ पे? सर एक बार मेरा भी चेक कर। पर नाम आप सिलेक्ट करें ना, सीरियल सर नेम बाय स्टार्ट नेम बस आ जाएंगे नाम इनके। स्टूडेंट है, नो सेक्शन, नो सिलेक्शन। अच्छा जी, सर्च क्या है? अब नाम बताएं जी। F2020 F2020 आगे 28 28 F202028 5012। 5012 आपका तो है ही नहीं, यही आईडी आ रहा है ना आपका? F2020 यस 285012@umd.edu.pk। यस सर यही है। umd.edu.pk। तो आपको शो ही नहीं हो रहा बेटा, नाम ही नहीं शो हो रहा। सर उधर तो शो हो रहा है लेकिन वो तो बुरहान रशीद आ रहा है। अच्छा वो आप फिर आप मैनेजमेंट से कहें वो चेंज करेगी। दूसरा कोई और स्टूडेंट? सर मेरे सर बुरहान का भी कोर्स आ रहा है और आपका भी कोर्स आ रहा है। तो बुरहान साहब वाले कोर्स में से आप, अच्छा सर मेरा भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, उधर बुरहान रशीद आ रहा है। आप वहां से जाके चेंज करवाए ना, मैनेजमेंट से कह के चेंज करवाए अपना। मेरा भी बात करो हो सर जाएगा मेरा चेंज। भी दो आ रहे हैं, आपका भी आ रहा है और सर बुरहान का भी आ रहा है। आप चेंज करवा लो ना उधर से, ठीक हो गया? चलिए हम करवाते हैं सर। ओके सर, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे साथ जो कोई और इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है?
मैं आपको क्वेश्चन जो है वो लाजमी हल करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, ठीक है। स्लाइड्स है ना सबके पास? यस सर। बाकी इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपका जो LMS है वो अपडेटेड होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और आपको सवाल करवा के तो मैं आपके लिए क्विज भी तैयार करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीक में क्विज भी हम लेंगे। ओके ओके सर। ओके बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।